नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो किसी नक्शे पर नहीं बल्कि भारत की जमीन पर होगा। हम उस धरती की कहानी जानेंगे जहां एक तरफ तो दुनिया को छूते हुए पहाड़ हैं और दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर तक फैले हुए मैदान। ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये भारत की धड़कन है, उसकी बनावट है। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर भारत को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। इसका जवाब पता है कहाँ है? वो हमारी इसी यात्रा में छुपा है। हर पड़ाव के साथ ये जवाब और साफ होता जाएगा। तो चलिए इस बनावट को जरा समझते हैं। देखिए, भारत की जमीन को मोटे तौर पर 6 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सबसे ऊपर उत्तर के महान पर्वत, फिर उनके ठीक नीचे बसे विशाल मैदान, भारत का पुराना चट्टानी पठारी दिल, पश्चिमी छोर का रेगिस्तान, समंदर को छूमते तटीय इलाके और हमारे द्वीप समूह। हर हिस्से की अपनी ही एक अलग कहानी है। तो ये रहा हमारी यात्रा का एक तरह से नक्शा। हम शुरू करेंगे उत्तर में हिमालय की ऊंचाइयों से, फिर उतरेंगे गंगा के हरे भरे मैदानों में, वहां से दक्कन के प्राचीन पठार को पार करते हुए थार की सुनहरी रेत तक पहुंचेंगे और आखिर में समंदर की लहरों के साथ तटीय और द्वीपीय भारत की सैर करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है उत्तर भारत, एक ऐसा इलाका जहां प्रकृति अपने दो सबसे जबरदस्त रूप दिखाती है। एक तरफ आसमान से बातें करते पहाड़, तो दूसरी तरफ उन्हीं पहाड़ों से जन्मे जिंदगी से भरे हुए मैदान। ये सच में एक कमाल का विरोधाभास है। और सबसे पहले बात करते हैं भारत के इस महान प्रहरी की, हिमालय। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक ऐसी मजबूत दीवार है जो मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोकती है और हमारे मौसम को तय करती है। इसे हिमाद्री भी कहते हैं, जिसका मतलब है बर्फ का घर। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 6000 मीटर। ये यहाँ की सबसे ऊंची चोटियों की एवरेज हाइट है। मतलब इसे ऐसे समझिए कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को अगर आप एक के ऊपर एक 7 बार रख दें, तब जाकर हम इस औसत ऊंचाई तक पहुंचेंगे। यह है हिमालय का असली कद। लेकिन हिमालय का मतलब सिर्फ ऊंचाई ही नहीं है। अरे ये तो खजानों का भंडार है। यहीं से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी हमारी सबसे बड़ी नदियां निकलती हैं, जो करोड़ों लोगों की जिंदगी हैं। ये पहाड़ कमाल के वन्य जीवों का घर हैं और कई जरूरी खनिजों का स्रोत भी हैं। अब जैसे ही हम इन ऊंचे ऊंचे जवान पहाड़ों से नीचे उतरते हैं, नज़ारा पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ हमें मिलते हैं उत्तरी मैदान, और इन दोनों का रिश्ता बड़ा गहरा है। ये मैदान और कुछ नहीं बल्कि हिमालय से उतरने वाली नदियों की लाई हुई उपजाऊ मिट्टी से ही बने हैं, और शायद इसीलिए ये दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले और खेती-बाड़ी वाले इलाकों में से एक हैं। चलिए अब अपनी यात्रा को थोड़ा दक्षिण की ओर बढ़ाते हैं। अब हम भारत के उस हिस्से में जा रहे हैं जो भूवैज्ञानिक रूप से सबसे पुराना और सबसे स्थिर है, इसका पठारी हृदय। और साथ ही हम देखेंगे इसके पश्चिमी छोर पर फैले विशाल थार मरुस्थल को। प्रायद्वीपीय पठार ये एक मेज की तरह की विशाल जमीन है जो भारत का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना हिस्सा है। सोचिए, जब हिमालय का तो जन्म भी नहीं हुआ था, तब से ये पठार यहीं मौजूद है। और ये इलाका भारत के खनिज भंडार का पावर हाउस है। लोहा, कोयला, मैंगनीज सब यहीं मिलता है। ये चार्ट देखिए, कहानी कितनी साफ हो जाती है। एक तरफ है 6000 मीटर ऊंचा भूवैज्ञानिक रूप से जवान और बेचैन हिमालय, जो आज भी ऊंचा हो रहा है, और दूसरी तरफ है 900 मीटर की औसत ऊंचाई वाला शांत, स्थिर और प्राचीन पठार। ये ऊंचाई का फर्क सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये लाखों सालों के इतिहास का सबूत है। अब पठार से थोड़ा पश्चिम की तरफ चलें तो भारत का एक और अनोखा चेहरा सामने आता है, महान भारतीय मरुस्थल, जिसे हम थार के नाम से जानते हैं। ये एक विशाल सूखी जमीन है जहां मीलों तक रेत के टीले फैले हैं। यहाँ बारिश बहुत कम होती है और एक ऐसा इकोसिस्टम है जो इस मुश्किल माहौल में भी जीना जानता है। हमारी यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची है, जहां भारत की जमीन समंदर से मिलती है। हम भारत के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर फैले संकरे तटीय मैदानों और समंदर में बिखरे हमारे खूबसूरत द्वीप समूहों की खोज करेंगे। ये जो हमारा प्राचीन पठार है, उसके दोनों ओर, मतलब पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के बीच, ये पतले पतले तटीय मैदान बसे हैं। ये इलाके सिर्फ खूबसूरत नहीं हैं, बल्कि बंदरगाहों, व्यापार, मछली पकड़ने और नारियल चावल जैसी खेती के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। और आखिर में
चलिए जरा मुख्य भूमि से दूर चलते हैं। अरब सागर में हमें मिलता है लक्षद्वीप, जो मूंगे की चट्टानों से बना है, और बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो ज्वालामुखी से बने हैं। ये द्वीप न सिर्फ अपनी गजब की जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि सामरिक लिहाज से भी भारत के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। तो हमारी ये यात्रा यहाँ पूरी होती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, हमने बर्फीले हिमालय से शुरू किया, हरे भरे मैदानों को पार किया, प्राचीन पठारों पर चले, सूखे रेगिस्तान की हवा महसूस की और अंत में समंदर की लहरों को छुआ। ये सभी टुकड़े मिलकर ही भारत की एक अविश्वसनीय तस्वीर बनाते हैं। और यही हमारी पूरी यात्रा का निचोड़ है। भारत का भूगोल सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि विरोधाभासों का एक संगम है। और यही भौगोलिक विशालता और आत्मनिर्भरता, एक ऐसी धरती जिसके पास अपने पहाड़, नदियां, मैदान, पठार और समंदर सब कुछ है, इसे एक उपमहाद्वीप का दर्जा देती है। हमारे पहले सवाल का जवाब यही है। नमस्कार। कभी सोचा है जब हम किसी पहाड़ को देखते हैं या किसी नदी के किनारे खड़े होते हैं कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन की अपनी एक कहानी है? एक ऐसी कहानी जो 1-2 साल नहीं बल्कि करोड़ों साल पुरानी है। ये कहानी लिखी है चट्टानों में, पठारों में, मैदानों में। तो आज चलिए हम भारत की इसी भूवैज्ञानिक कहानी के पन्ने पलटते हैं और समय में बहुत बहुत पीछे का एक अविश्वसनीय सफर करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, पृथ्वी का इतिहास तो अरबों साल लंबा है ना? तो इस लंबे इतिहास में भारत की ये जमीन, जिसे हम आज अपना घर कहते हैं, ये आखिर बनी कब? इसका जवाब कोई एक लाइन का तो है नहीं। इसके लिए तो हमें भूवैज्ञानिक समय के एक गहरे महासागर में गोता लगाना होगा। तो चलिए उतरते हैं इस गहराई में। देखिए, भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे क्रम से देखना। मतलब हम शुरू करेंगे सबसे पुरानी चट्टानों से और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे सबसे नई जमीनी बनावट तक। ये सफर आप समझिए एक टाइम मशीन में बैठकर करने जैसा होगा। तो क्या हम सब तैयार हैं इस सफर के लिए? अच्छा, तो किसी भी सफर के लिए एक नक्शा तो चाहिए, है ना? तो ये टाइमलाइन, यही है हमारा नक्शा। हम 4 बड़े भूवैज्ञानिक युगों से गुजरेंगे। कौन कौन से? प्री कैम्ब्रियन, क्रिटेशियस, सेनोजोइक और प्लीस्टोसीन। जैसे जैसे हमारी ये टाइम मशीन आगे बढ़ेगी, हम भारत के अलग अलग लैंडफॉर्म्स को इस टाइमलाइन पर उनकी सही जगह पर रखते जाएंगे, एक पजल की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। हमारी कहानी की पहली मंजिल है भारत की सबसे पुरानी, सबसे पहली नींव, और वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। इसकी उम्र के बारे में सोचना भी सच कहूं तो दिमाग को चकरा देता है। ये कोई आम पहाड़ नहीं है, ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक हैं। एक तरह से कहें तो एक जीवित जीवाश्म। अब सवाल यह है कि अरावली इतना खास क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इसका जन्म हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में। जरा सोचिए, ये वो वक्त था, पृथ्वी के इतिहास का पहला चैप्टर, जब धरती पर किसी भी तरह के जटिल जीवन का नामो निशान तक नहीं था। हमारा ग्रह बस अपनी नींव ही रख रहा था। उस वक्त की ये रचना है। तो जो एक बात हमें यहाँ याद रखनी है वो ये कि अरावली प्री कैम्ब्रियन युग की देन है। और एक कमाल की बात बताऊं, आज जो हमें ये घिसे पिटे से पहाड़ दिखते हैं ना, ये कभी कभी हिमालय से भी ऊंचे और विशाल हुआ करते थे। जी हाँ, करोड़ों सालों की हवा, पानी, मौसम, इन सब ने मिलकर इन्हें तराशा है, लेकिन इनकी जो प्राचीन आत्मा है वो आज भी वही है। चलिए अब अपनी टाइम मशीन को थोड़ा तेज दौड़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं एक ऐसे युग में जो आग, लावा और जबरदस्त नाटकीय बदलावों से भरा था। ये वो समय था जब धरती के अंदर की उबलती हुई शक्ति ने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं क्रिटेशियस काल की। अब ये नाम शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। जानते हैं क्या? ये डायनासोर का आखिरी जमाना था। जी, वही डायनासोर। और ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़े बड़े भूवैज्ञानिक बदलावों और भयंकर ज्वालामुखी एक्टिविटी का दौर था। और इसी युग के बिल्कुल अंत में भारत में हुआ डेक्कन ट्रैप का निर्माण। जरा आंखें बंद करके सोचिए, जमीन में दरारें पड़ रही हैं और उनसे लाखों सालों तक लावा उबल उबल कर बह रहा है। परत दर परत वो लावा जमता गया और उसने एक इतना विशाल पठार बना दिया जिसे आज हम डेक्कन पठार कहते हैं। और मजे की बात यह है कि कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि इन्हीं ज्वालामुखियों से जो गैसें निकली, उन्होंने ही डायनासोर के खात्मे में एक बड़ा रोल निभाया। सोचिए, ये भारत के इतिहास की कितनी बड़ी और नाटकीय घटना रही होगी। ठीक है, तो आग और लावा के युग से अब हम अपनी टाइम मशीन में और आगे बढ़ते हैं।
अब हम आ रहे हैं भूवैज्ञानिक नजरिए से हाल के दौर में, मतलब रीसेंट पास्ट में। यहां हम देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा कैसे पूरा हुआ, कैसे नए पहाड़ बने और कैसे नई जमीन तैयार हुई। ये टेबल हमें बताती है कि हाल फिलहाल में क्या क्या बना। देखिए, पश्चिमी घाट जो अपनी खूबसूरत हरियाली के लिए मशहूर हैं, वो बने सेनोजोइक युग में। अगर हम इनकी तुलना अरावली से करें तो ये तो समझिए बिल्कुल बच्चे हैं। जी, अरावली के सामने ये एकदम नए पहाड़ हैं। और इनसे भी नए, इनसे भी ज्यादा ताज़ा हैं नर्मदा और तापी नदियों के मैदान। ये बने हैं प्लीस्टोसीन युग में। ये तो मानो हमारी धरती के इतिहास की किताब का सबसे ताज़ा, सबसे नया पन्ना है। तो अब तक हमने इस कहानी के अलग अलग टुकड़े देखे, है ना? अब वक्त है इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और पूरी तस्वीर देखने का। भारत की जमीन सचमुच में समय के साथ बनी एक खूबसूरत मोज़ेक, एक पच्चीकारी की तरह है, और इसका हर एक टुकड़ा एक अलग अपनी ही कहानी कहता है। और ये देखिए, ये रही वो पूरी कहानी एक साथ हमारी टाइमलाइन पर। अब सब कुछ साफ नजर आ रहा है। सबसे पुराने प्री कैम्ब्रियन के अरावली से हमने शुरुआत की, फिर हम पहुंचे क्रिटेशियस काल के आग उगलते डेक्कन ट्रैप पर। उसके बाद आए सेनोजोइक युग के हरे भरे पश्चिमी घाट, और आखिर में सबसे नए प्लीस्टोसीन युग के उपजाऊ नर्मदा तापी के मैदान। देखा, हर हिस्सा एक अलग युग की, एक अलग कहानी की निशानी है। नमस्कार। हिमालय, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद चट्टान और बर्फ की एक बहुत ही विशाल अकेली सी दीवार, है ना? पर आज हम इसी सोच को थोड़ा बदलने वाले हैं। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हिमालय बस भारत और बाकी एशिया के बीच एक बहुत बड़ी दीवार की तरह खड़ा है। पर कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। असलियत तो ये है कि हिमालय कोई एक चीज नहीं है। ये असल में 3 अलग-अलग, एक दूसरे के समानांतर चलने वाली पर्वत श्रृंखलाओं का एक पूरा सिस्टम है, और हर एक की अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग कहानी। तो चलिए एक एक करके इन परतों को खोलते हैं। तो इस बनावट को अच्छे से समझने के लिए हम एक सफर पे निकलेंगे। हम चलेंगे दक्षिण से उत्तर की तरफ, और हमारे 3 पड़ाव होंगे। सबसे पहला बाहरी हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, और आखिर में हम पहुंचेंगे दुनिया की चोटी पर, महान हिमालय में। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है शिवालिक रेंज। इसे बाहरी हिमालय भी कहते हैं। समझ लीजिए कि ये पूरे हिमालयन सिस्टम का गेटवे है, यहीं से शुरुआत होती है। अगर भूविज्ञान की नज़र से देखें तो शिवालिक इन तीनों में सबसे जवान है, बिल्कुल नया। ये मैदानों से उठने वाला पहला कदम है, जैसे किसी विशाल महल की पहली सीढ़ी जो हमें आगे आने वाली ऊंचाइयों के लिए तैयार करती है। ये सचमुच में उन बड़ी बड़ी चोटियों के पैर हैं, उनकी तलहटी। तो याद रखने वाली बात क्या है? शिवालिक सबसे दक्षिण में है, सबसे नया है, और ये एक तरह से हमें आगे के बड़े पहाड़ों के लिए वार्म अप कराता है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। चलिए, अब हम अपने सफर के बीचों बीच पहुंच गए हैं, लघु हिमालय, या जिसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है। तो ये रेंज, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, शिवालिक और महान हिमालय के ठीक बीच में पड़ती है। ऊंचाई के मामले में ये बीच में है, लेकिन यहाँ की जमीन, यहाँ का भूभाग कहीं ज्यादा ऊबड़-खाबड़ और पेचीदा है। हाँ, तो लघु हिमालय शिवालिक से काफी ज्यादा ऊंचा है। और पता है, ज्यादातर मशहूर हिल स्टेशन और वो खूबसूरत घाटियां जिनके बारे में हम सुनते हैं, वो सब यहीं हैं। इसी वजह से ये घूमने फिरने और रहने दोनों के लिए एक बहुत ही जरूरी इलाका बन जाता है। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने सफर के सबसे ऊंचे मुकाम पर, दुनिया की छत, महान हिमालय। ये इस पूरे सिस्टम का आंतरिक कोर है। महान हिमालय, जिसका एक और खूबसूरत नाम हिमाद्री भी है, इन तीनों रेंजेस में सबसे पुराना है, सबसे उत्तर में है, और जाहिर है सबसे ऊंचा भी। ये पूरे हिमालयन सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां, वो सब यहीं पर हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 8000 मीटर से भी ज्यादा। ये महान हिमालय की चोटियों की औसत ऊंचाई है। सोच कर देखिए, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सारे बड़े बड़े नाम इसी रेंज का हिस्सा हैं। मतलब इसकी विशालता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो हमने तीनों पड़ावों को एक एक करके तो देख लिया। अब चलिए इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं और समझते हैं कि ये मिलकर कैसे एक पहचान बनाते हैं।
ये टेबल देखिए पूरी कहानी को कितने अच्छे से समझा रही है। जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, हम सबसे नए और सबसे कम ऊंचे शिवालिक से शुरू करते हैं, फिर बीच वाले लघु हिमालय से गुजरते हैं और आखिर में सबसे पुराने और सबसे ऊंचे महान हिमालय पर पहुंचते हैं। एकदम साफ है। तो सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो ये है कि ये तीनों रेंजेस अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुदा नहीं हैं। शिवालिक की तलहटी से लेकर महान हिमालय की बर्फीली चोटियों तक ये सब मिलकर वो एक चीज बनाते हैं जिससे हम हिमालय कहते हैं। वो हिमालय जो पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। हिमालय की ये जो 3 परतों वाली बनावट है, ये सिर्फ भूगोल की किताबों में पढ़ने की चीज नहीं है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ये जटिल संरचना पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के मौसम पर, यहाँ की नदियों पर और यहाँ रहने वाले करोड़ों लोगों की जिंदगी पर कितना गहरा असर डालती है।